गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमें आज बाजार में एक नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना हो, एक ऐसा बाजार जहां मतलब पहले से ही रेड बुल और मॉन्स्टर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, हम इसे सफल कैसे बनाएंगे? इसका जवाब मार्केटिंग के 4 स्तंभों में छिपा है, 4 Ps। आज हम जेरोम मकार्थी के दिए हुए इसी मशहूर मार्केटिंग मिक्स मॉडल को गहराई से समझने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम अपने इस काल्पनिक एनर्जी ड्रिंक को इन 4 कसौटियों पर परखेंगे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और देखेंगे कि कैसे ये चारों मिलकर किसी भी बिजनेस की किस्मत मतलब तय करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ 4 शब्दों की लिस्ट नहीं है। ये एक पूरी बिजनेस रणनीति का ढांचा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आप किसी एक को भी अलग से नहीं देख सकते। अगर एक पी में भी जरा सा भी बदलाव किया तो उसका असर बाकी तीनों पर पड़ता है। तो चलिए अपने एनर्जी ड्रिंक के सफर की शुरुआत करते हैं पहले पी से, यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है? क्या ये सिर्फ एक और मीठा कैफीन वाला पानी है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है हम पहले ही हार गए। प्रोडक्ट सिर्फ वो चीज नहीं है जो बिकता है, बल्कि वो जरूरत है जो वो पूरी करती है ना? एकदम सही पॉइंट। तो हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हमारा एनर्जी ड्रिंक अलग कैसे है। क्या हम इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर फोकस करेंगे? शायद इसमें हम सिर्फ नेचुरल शुगर और असली फलों का रस इस्तेमाल करें, बाकियों की तरह आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं। यह हमारा पहला बड़ा फैसला होगा, एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना या एक मास मार्केट प्रोडक्ट। और क्वालिटी के बाद आता है डिजाइन। मतलब हमारी कैन दिखेगी कैसे? क्या वो स्लीक और मिनिमलिस्टिक होगी जो एक हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, या फिर चटकीले रंगों और बोल्ड ग्राफिक्स वाली जो शायद कॉलेज के स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद आए? पैकेजिंग तो पहली पहचान होती है। हाँ, और इसी पहचान को नाम और लोगो के जरिए ब्रांडिंग दी जाती है। फिर आती है लेबलिंग, जिस पर सारी जानकारी होती है। आजकल ये सिर्फ सामग्री और एक्सपायरी डेट बताने के लिए नहीं है, ये भरोसा बनाने का एक जरिया है। सोचिए, हमारी कैन पर एक क्यूआर कोड हो जिसे स्कैन करके ग्राहक ये देख सके कि इसमें इस्तेमाल हुए फल किस खेत से आए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकते हैं। अच्छा, और बात सिर्फ कैन बेचने पर खत्म नहीं होती, सही है। बिक्री के बाद की सर्विस, जैसे कि अगर कोई फीडबैक है या कोई शिकायत है तो उसे सुनने का एक आसान सिस्टम होना, ये भी तो प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। ये सब मिलकर ही तो ग्राहक का अनुभव बनाते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी प्रोडक्ट हमेशा एक जैसा नहीं बिकता। उसके जीवन में 4 चरण होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। एप्पल को देखिए, वो आईफोन को कभी डिक्लाइन स्टेज में जाने ही नहीं देते। हर साल एक नया मॉडल, नए फीचर्स, बेहतर कैमरा। वे जानबूझकर मैच्योरिटी स्टेज को इतना लंबा खींचते रहते हैं कि प्रोडक्ट हमेशा नया और रेलेवेंट लगता है।
तो हमारे एनर्जी ड्रिंक के लिए भी हमें यही सोचना होगा। शायद लॉन्च के 2 साल बाद हम नए फ्लेवर्स लाएंगे या फिर एक शुगर फ्री वर्जन लॉन्च करेंगे, ताकि प्रोडक्ट बाजार में हमेशा ताज़ा बना रहे। बिल्कुल। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को समय के साथ नहीं बदलती, वो बाजार से बाहर हो जाती है। ये एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा शानदार एनर्जी ड्रिंक तैयार है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कमाल की पैकेजिंग और भविष्य का प्लान भी है। लेकिन अगर इसकी कीमत ही गलत रख दी तो ये सब मेहनत बेकार चली जाएगी। और यहीं पर आता है दूसरा पी, प्राइस। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल पी है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में यही अकेला तत्व है जो कंपनी के लिए पैसा कमाता है। बाकी सब, प्रोडक्ट बनाना, उसे पहुंचाना, उसका प्रचार करना, इन सब में तो लागत लगती है, खर्चा होता है। कीमत एक कला भी है और एक विज्ञान भी। हमारे सोर्सेज में कीमत तय करने के कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी लागत में अपना मुनाफा जोड़ दो। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर इसमें एक खतरा भी तो है। अगर हमारी लागत ही हमारे प्रतियोगी, मान लीजिए रेड बुल, से ज्यादा हुई तो हम तो कभी मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसीलिए ज्यादातर सफल कंपनियां सिर्फ लागत पर नहीं, बल्कि इस बात पर ज्यादा ध्यान देती हैं कि ग्राहक उस प्रोडक्ट की कितनी कीमत देने को तैयार है। इसे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। अगर हमारा एनर्जी ड्रिंक वाकई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला है और सेहत के लिए बेहतर है, तो शायद ग्राहक उसके लिए 10-15 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो। अच्छा, और एक तरीका है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। मतलब देखो कि बाजार में दूसरे क्या कीमत ले रहे हैं और उसी के आसपास अपनी कीमत रख दो। लेकिन क्या ये एक तरह की नकल नहीं है? क्या इससे बाजार में कोई भी कंपनी कुछ नया नहीं कर पाएगी? सब बस एक दूसरे को ही फॉलो करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग से अक्सर प्राइस वॉर यानी कीमतों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कंपनियां एक दूसरे से सस्ती होने के होड़ में अपना मुनाफा ही खत्म कर लेती हैं। ये बाजार में घुसने के लिए एक शॉर्ट टर्म रणनीति हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह ब्रांड को नुकसान पहुंचाती है। और वो 99 रुपीज वाली ट्रिक, हम सब जानते हैं कि एक मार्केटिंग चाल है, फिर भी ये काम करती है। किसी चीज की कीमत 500 रुपए की जगह 499 रुपए रखने से ऐसा क्या हो जाता है? इसके पीछे एक मजेदार मनोविज्ञान है जिसे लेफ्ट डिजिट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग नंबर्स को बाएं से दाएं पढ़ता है और पहली डिजिट पर ही एक धारणा बना लेता है। 499 में हमें पहले 4 दिखता है और 500 में 5। भले ही फर्क सिर्फ 1 रुपए का हो, हमारे दिमाग को लगता है कि प्रोडक्ट 400 की रेंज में है, 500 की नहीं। मुझे याद है जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा था, मैंने अपने घर जाकर सारे प्रोडक्ट्स के टैग देखे और मैं हैरान रह गया कि हर चीज 99, 199 या 499 पर खत्म हो रही थी। तो हमारे एनर्जी ड्रिंक के लिए हमें ये तय करना होगा कि हम प्रीमियम प्राइस रखकर एक खास वर्ग को टारगेट करें या फिर कम कीमत रखकर बाजार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करें। ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला है। बिल्कुल, और ये फैसला सीधे तौर पर हमारे अगले पी से जुड़ा है, प्लेस यानी स्थान। ठीक है, कीमत भी सोच ली। अब इस एनर्जी ड्रिंक को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के फैंसी सुपरमार्केट्स में मिलेगा या हर गली के नुक्कड़ वाली पान की दुकान पर? यह सवाल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का है। अगर हम इसे हर जगह उपलब्ध कराना चाहते हैं तो उसे कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सोचिए पार्ले-जी बिस्कुट, इनकी सफलता का एक बड़ा राज यही है। वे चाहते हैं कि देश के हर कोने में, हर छोटी से छोटी दुकान पर उनका प्रोडक्ट मिले। वहीं दूसरी तरफ एक महंगी लग्जरी कार कंपनी जैसे रॉयल्स रॉयस, वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करती है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में शायद एक ही शोरूम होगा। इससे ब्रांड की वैल्यू और वो एक्सक्लूसिवनेस बनी रहती है। और इन दोनों के बीच में है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जहां प्रोडक्ट को चुनिंदा जगहों पर ही मिलता है। हमारे नेचुरल एनर्जी ड्रिंक के लिए शायद यही सबसे अच्छी रणनीति होगी। हम इसे हर पान की दुकान पर नहीं रखना चाहेंगे। हम इसे चुनिंदा सुपरमार्केट्स, जिम, हेल्थ कैफेज और शायद कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में रखेंगे। इससे हमारे ब्रांड की एक प्रीमियम छवि बनेगी। और आज के जमाने में फिजिकल स्टोर्स के अलावा ऑनलाइन का क्या? आजकल तो D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का जमाना है। क्या हमें अपनी वेबसाइट से या Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इसे बेचना चाहिए? जरूर। आज की रणनीति ओमनी चैनल कहलाती है, यानी ग्राहक जहां भी हो आप वहां मौजूद हों। अपनी वेबसाइट से बेचने का फायदा यह है कि आपका ग्राहक से सीधा रिश्ता बनता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है।
वहीं अमेज़न जैसे मार्केटप्लेस पर बेचने से आपको करोड़ों बने बनाए ग्राहक मिलते हैं। तो एक मिलीजुली रणनीति सबसे कारगर होती है। तो प्रोडक्ट बन गया, उसकी कीमत तय हो गई और उसे ग्राहक तक पहुंचाने का रास्ता भी बन गया। लेकिन अभी तक किसी को हमारे इस शानदार एनर्जी ड्रिंक के बारे में पता ही नहीं है। और यहीं आता है हमारा आखिरी और सबसे मजेदार पी, प्रमोशन। प्रमोशन का सीधा मकसद है अपने टारगेट ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, उनमें दिलचस्पी जगाना और आखिर में उन्हें खरीदने के लिए मनाना। इसके लिए हम कई तरीकों का एक प्रमोशन मिक्स तैयार करते हैं, जैसे कि विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग। पर आज के दौर में जब लोग टीवी कम और इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा देखते हैं, तो हमारा प्रमोशन मिक्स कैसा दिखना चाहिए? क्या हमें किसी बॉलीवुड स्टार से टीवी ऐड करवाना चाहिए या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट भेजना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आज का प्रमोशन सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अगर हमारा टारगेट युवा और हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो शायद टीवी ऐड पर करोड़ों खर्च करने से बेहतर होगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस करें। सोशल मीडिया कैंपेन, यूट्यूब पर फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन और अच्छे कंटेंट के जरिए हम सीधे अपने ग्राहकों से बात कर सकते हैं। और सेल्स प्रमोशन का क्या? जैसे डिस्काउंट देना या एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर्स, ये बिक्री बढ़ाने का एक तेज तरीका लगता है। ये है, लेकिन सेल्स प्रमोशन एक दोधारी तलवार है। अगर कोई ब्रांड बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है, तो ग्राहकों के मन में उसकी छवि एक सस्ते या डिस्काउंट वाले ब्रांड की बन जाती है। फिर वे उसे कभी पूरी कीमत पर नहीं खरीदना चाहते। हमारे प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक के लिए शायद हम शुरुआत में डिस्काउंट देने के बजाय सैम्पलिंग करें, यानी जिम और इवेंट्स में लोगों को फ्री में टेस्ट करने का मौका दें। मुझे एक और तरीके को लेकर सवाल है, पर्सनल सेलिंग, यानी सेल्समैन का घर घर जाकर या दुकान पर जाकर सामान बेचना। क्या ये आज की ऑनलाइन दुनिया में पुराना नहीं हो गया है? रिटेल ग्राहकों के लिए शायद हाँ, लेकिन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस में ये आज भी सबसे कारगर तरीका है। अगर हमें अपना एनर्जी ड्रिंक कॉर्पोरेट ऑफिसेज या होटलों की चेन को बेचना है, तो एक सेल्स टीम का सीधे उनसे जाके मिलना और डील करना ही सबसे अच्छा काम करेगा। और एक और चीज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, पब्लिक रिलेशंस यानी PR। हाँ, PR का मकसद सीधे सामान बेचना नहीं, बल्कि कंपनी की एक अच्छी छवि बनाना है। जैसे किसी हेल्थ मैगजीन में हमारे एनर्जी ड्रिंक के फायदों पर एक आर्टिकल छपवाना या किसी मैराथन को स्पॉन्सर करना। बिल्कुल, ये धीरे धीरे ब्रांड में भरोसा पैदा करता है। तो हमारे एनर्जी ड्रिंक के लिए एक अच्छा प्रमोशन मिक्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग पर जोर, चुनिंदा इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप, इवेंट्स में सैम्पलिंग और एक मजबूत PR रणनीति। इन सब का सही संतुलन ही हमारे ब्रांड को लोगों के दिमाग में स्थापित करेगा। तो चलिए इसे समेटते हैं। हमने अपने काल्पनिक एनर्जी ड्रिंक के जरिए देखा कि ये 4P कैसे काम करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये चारों P एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। हमने एक प्रीमियम और नेचुरल प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया, इसी वजह से हमने उसका प्राइस भी प्रीमियम रखा। इस प्रीमियम इमेज को बनाए रखने के लिए हमने उसे बेचने के लिए सिलेक्टिव प्लेस यानी चुनिंदा जगहें चुनी। और आखिर में हमारा प्रमोशन भी उन्हीं खास जगहों और लोगों पर केंद्रित था जो एक प्रीमियम हेल्दी प्रोडक्ट की तलाश में है। अगर एक भी P इस रणनीति से अलग होता तो पूरा ढांचा बिखर जाता। आज की इस चर्चा के बाद ये तो साफ है कि 4P किसी भी बिजनेस की रणनीति की नींव है। ये एक क्लासिक मॉडल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, आज के इस सर्विस ड्रिवन दुनिया में जहाँ ओला या उबर का राइड एक्सपीरियंस, जोमैटो का डिलीवरी प्रोसेस या अमेज़न की कस्टमर सर्विस खुद प्रोडक्ट जितनी ही जरूरी हो गई है, क्या ये 4P ही काफी हैं? या क्या कंपनियों को अब पीपल यानी लोग, प्रोसेस यानी प्रक्रिया और फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक साक्ष्य जैसे नए P को भी अपनी रणनीति के केंद्र में रखने के बारे में सोचना चाहिए?